लास्ट क्लास में अपन दो फंक्शंस पढ़ रहे थे जिसके थ्रू अपन कर्सर की पोजीशन को लोकेट कर रहे थे, और उसमें से प्राइमरी अपना फंक्शन था fseek और ftell। ठीक है, तो आज अपन इन्हीं को ही कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह है तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट मिलन ऑपरेंड्स वो वैल्यूज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 4+5, तो यहाँ पे 5 और 4 ऑपरेंड्स हैं, और जो 5 प्लस है वो ऑपरेटर है। सो लेट्स कंटिन्यू। मेन फंक्शन में मैं एक फाइल पॉइंटर बना रहा हूँ। अच्छा लोकेश, आपका एक क्वेश्चन मुझे आया है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा लोकेश, एक बार आप ये जो प्रोग्राम है ये मुझे मेल कर दो, क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम थोड़ी पढ़ सकूंगा। तो आप मुझे ये प्रोग्राम मेल कर दो, इसमें अगर कुछ एरर्स होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। फाइल में मैं यहाँ पे एक फाइल एफ ओपन फंक्शन से फाइल ओपन करना चाहूंगा what.txt, और इसको मैं रीड मोड में ओपन करूंगा। यहाँ पे मैंने what.txt ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, जिसमें कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, आज अपन तो अपने fseek और ftell फंक्शन की नॉलेज थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया pos, पोजीशन बताने के लिए। मैंने यहाँ पे what.txt को ओपन किया है, और मैं फटाफट से कंफर्म कर लेता हूँ इफ फाइल इक्वल्स टू नल। इसका मतलब ये है कि फाइल ओपन नहीं हो पाई है ना। तो मैं printf में मैसेज डाल देता हूँ कैनॉट ओपन फाइल और रिटर्न 0, क्योंकि कोई मैथमेटिकल या किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है अगर मेरी फाइल ही ओपन नहीं हुई है। ठीक है, और मैं अगर ऐसा नहीं है, फाइल ओपन हो चुकी है, तो मैं अपने सारे काम यहाँ पे कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो मेरा ftell है, ftell मुझे करंट पोजीशन बताता है कर्सर की। और जो fseek है वो मेरे कर्सर को प्री डिफाइंड पोजीशन पे ले जाता है। ठीक है ना, प्री मतलब किसी भी पोजीशन पे ले जा सकता है। यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर्स पास करता हूँ, फाइल, वेंस और ऑफसेट। इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे। नैतिक, आप पूछ रहे हैं रीजन फॉर नॉट ओपनिंग फाइल। इसके कई सारे एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं। क्या पता कंपाइलर को परमिशन ना मिले ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइल ओपन नहीं करने के लिए। हो सकता है आपके पास मेमोरी कम हो, ठीक है ना, इस वजह से स्टोरेज एरिया अवेलेबल नहीं हो, या फिर कभी कभार आपने देखा होगा विंडोज 10 में परमिशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, परमिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जिसमें कई बार आपको परमिशन लेनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटर से। हो सकता है वो आपको परमिशन ना मिली हो। देयर आर मल्टीपल रीजंस, बट आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैसिलिटी, ये इशू, नॉट फैसिलिटी, ये जो इशू है इससे अपन रेयरली डील करेंगे। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, आपका प्रोग्राम हमेशा रॉबस्ट होना चाहिए, हर सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है, वरना अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना, तो भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि आपका फाइल ओपन हो जाएगी। बफर टेम्पररी स्पेस होता है। सो लेट्स कम बैक एंड ट्राई टू फोकस जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो अगर देखो मैं pos इक्वल्स टू लिखूं ftell फाइल, तो अभी इस समय कर्सर कहाँ, जब फाइल ओपन होगी तो कर्सर कहाँ होगा, बिगनिंग पोजीशन पे। तो आप मुझे बताइए चैट में कि अगर मैं अब इसको रन करता हूं तो आउटपुट में क्या आएगा। बताइए। ftell करंट पोजीशन बताता है। अब मैंने फाइल पॉइंटर को कहीं मूव तो किया ही नहीं है, तो अब अगर इसे मैं रन करता हूं तो वो मुझे 0 बताएगा। बिल्कुल सही।
अब जरा देखिए आप, fseek ब्रैकेट ओपन फाइल, यहां पे मैं फाइल पॉइंटर स्पेसिफाई करूंगा। उसके बाद बहन मैं इसको इस समय 0 सेट कर रहा हूं, और उसके बाद ऑफसेट। ऑफसेट 3 तरह के होते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं seek अंडरस्कोर end। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि मेरे कर्सर को लास्ट में ले जाए, है ना, और वहां से 0 कदम आगे चले। ठीक है, 0 कदम आगे चले। सीक एंड 3 ऑफसेट मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था ऑफसेट में एक बताया था सीक अंडरस्कोर सेट, इसका मतलब होता है स्टार्ट, सीक अंडरस्कोर करंट और सीक अंडरस्कोर एंड। ठीक है, 3 बताए थे मैंने आपको। तो मैंने यहाँ पे सीक अंडरस्कोर एंड है, ये क्या करेगा, कर्सर को लास्ट में ले जाएगा। और वेहेंस जो है ये बताता है कि जहां पे पहुंचा है, वहां से कितने कदम इसे आगे चलना है, कितने बाइट्स आगे चलना है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए कदम यूज कर रहा हूं। तो जैसे अगर मैं लिखता हूं 0, तो मतलब 0 कदम आगे, 0, है ना। अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू देता हूं तो फॉरवर्ड मूव करना है। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू देता हूं तो मुझे ये बैकवर्ड मूव करेगा नंबर ऑफ बाइट्स। ठीक है, एक मैं यहां पे वेरीफाई करने के लिए कैरेक्टर वेरिएबल और ले लूंगा, ch, और ch इक्वल्स टू गेट सी फाइल। मतलब मैंने कर्सर को अभी कहां ले गया, मैं सीक एंड लास्ट पे, और 0 कदम आगे, मतलब कि लास्ट पे ले गया मैं। 0 कदम का मतलब कुछ नहीं होता है। तो वहां पे मेरा कर्सर पहुंच गया, और वहां पे जो भी कैरेक्टर है उसको मैंने फाइल से रिट्रीव कर दिया यूजिंग गेट सी फंक्शन, और उसे किस में स्टोर कर दिया, ch में। और अब मैं ch को प्रिंट करवा देता हूं, printf%c, ठीक है। एक लाइन मैं और ले लूंगा यहाँ पे printf वाली, ताकि मुझे पोजीशन भी पता चल जाए। \n लगा देता हूं ताकि मेरा डेटा रीडेबल हो। ठीक है ना। तो अगर ये मेरी फाइल है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जानबूझकर ef भी लिख रखा है, एंड ऑफ फाइल, हालांकि ये रिटन टेक्स्ट ही है। अब मैं इसे रन करता हूं तो देखो क्या होता है। यहाँ पे जो ch है ये इसे कहां ले गया, लास्ट वाली पोजीशन पे ले गया, जिसे इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ये देखो मेरी यहाँ पे वैल्यू ये प्रिंट हो गई, ch वाली वैल्यू, और यही उसे प्रिंट कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे अब आप नोट करो, एक चीज और नोट करना, जिसको मैं एक्स्ट्रा चीजों को 1 मिनट के लिए फिर से हटा रहा हूं मैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इसे यहाँ पे सीक सेट कर दूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, चैट में बताइए। बिल्कुल सही पारू, इसका मतलब यह है कि ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा 0 कदम, मतलब मूव टू स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, मैं इसे प्रिंटफ करवा देता हूँ, कैपिटल में जा रहा है, ch। तो देखो क्या होगा, ये मुझे a दिखा रहा है। अगर मैं what.txt भी जाऊं तो मेरा पहला जो लेटर है वो है a। चलो, अब अगर मैं इस 0 की जगह 10 लिख दूं तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये क्या बिल्कुल सही, ये इसे स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाएगा, है ना, और 10 बाइट्स फॉरवर्ड, है ना। रिमेंबर, एक कैरेक्टर मतलब 1 बाइट होता है, तो लिटरली ये 10 कैरेक्टर्स फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड मूव करने के बाद ये उसकी
कैरेक्टर जो 10th पोजीशन पे है उसको रिट्रीव करेगा और इसे यहाँ प्रिंट करवा देगा। ठीक है ना। तो देखो मेरा 10th कैरेक्टर यहाँ पे ई है, जो कि आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो 10th कैरेक्टर, बिल्कुल हार्दिक स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। तो ये मेरा 10th कैरेक्टर, ये देखो ये। ठीक है, अब मैं इस लाइन को पूरा कॉपी कर रहा हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं। अब याद रखो कि मैंने यहां पे -5 कर दिया। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब बताइए, जो हाईलाइट की है। फाइव स्टेप बैक, बिल्कुल सही। कहां से, कहां से? नहीं विनोद, नहीं तो एंड से कैसे? देखो यहां पे लिखा मैंने सीक सेट, तो स्टार्टिंग से 5 स्टेप बैक। अभी मेरे पास एक स्टेटमेंट आया था, विनोद ने दिया था कि लास्ट जो पोजीशन थी वहां से शायद बैकवर्ड लिखना चाहता था, तो लास्ट पोजीशन मेरी जो थी उसके लिए मुझे यहाँ पे CUR लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर मैंने CUR नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? SET। तो ये क्या करेगा? स्टार्टिंग से -5, जो कि ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे CUR कर देता हूं या फिर लेट्स से एंड कर देता हूं, इसको मैं 1 मिनट के लिए रिमूव कर देता हूं। अब मुझे बताओगे ये कहां से जाएगा? बिल्कुल सही। इसका मतलब है लास्ट से 5 कैरेक्टर्स, और चूंकि मैंने नेगेटिव साइन लगाया है इसलिए बैकवर्ड। अब मैं इसे रन करता हूं तो देखो एस आ गया, लास्ट से 5 कैरेक्टर्स बैक। ठीक है, तो एक मेरा नल कैरेक्टर होगा EOF फुल स्टॉप, और ये रहा एस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो ये नल कैरेक्टर शो करेगा मुझे, ये देखो आउटपुट स्क्रीन पे, है ना। अच्छा, अगर मैं -1 करूं तो ये मुझे लास्ट कैरेक्टर शो कर रहा है EOF का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -2 करूं तो लास्ट से सेकंड कैरेक्टर मुझे शो करेगा, जो कि O है ना। ये देखो, अगर मैं लास्ट से -3 करूं तो ये E दिखा रहा है। हाँ लोकेश, एक्चुअली मैं यही समझाना चाहता हूँ। तो देखो मैं जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, वो एक एक कैरेक्टर शिफ्ट होता जा रहा है ना। अब जरा एक चीज देखो, मैं आपको बताऊं, देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया I। ठीक है, वेरिएबल ले लिया I, मुझे लास्ट की एक पोजीशन पता करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने कर्सर को लास्ट में ले गया, और नोट करना मैं क्या कर रहा हूं, POS इक्वल्स टू FTEL 5, है ना। तो POS के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? जो बिल्कुल लास्ट वैल्यू है। मैं चेक कर सकता हूं, इसको 1 मिनट के लिए मैं कट कर रहा हूं, और printf %d POS। ठीक है, सो 563 है, मतलब 563 कैरेक्टर्स हैं मेरे प्रोग्राम में। तो अब मैं 1 मिनट के लिए इसको कमेंट कर रहा हूं, बिकॉज आई डोंट नीड इट। और जो मैंने रिमूव किया था उसको यहाँ पे पेस्ट। अब देखो मैं यहाँ पे एक लूप स्टार्ट कर रहा हूं, फॉर I इक्वल्स टू 1, है ना। I लेस देन इक्वल्स टू लास्ट कौन से कैरेक्टर से? बिल्कुल फारूक, 563 में स्पेस सब है, और I++। ठीक है, और मैंने ये जो कोड अभी अपन ने समझा ना, इसको मैंने लूप के अंदर लिख दिया, और यहाँ पे जो 0 है ना, वहां पे मैंने I लिख दिया, और इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दिया। तो जब I की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। जब I की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। जब 3 होगी तो -3 आ जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि
कि जब ये लूप चलेगा टोटल 563 कैरेक्टर्स के लिए, मतलब मेरा सारा डेटा, तो मुझे बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या आएगा? बहुत अच्छे हार्दिक। नैतिक, सब तो आ जाएगा, पर कैसे आएगा? ये देखो आउटपुट, काइंडली नोट करो आउटपुट, बैकवर्ड पूरा डेटा, बिल्कुल सही। जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरा डेटा है, सब उल्टा प्रिंट हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूं। आप आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है एज, वो देखो सबसे नीचे आ गया है यहाँ पे, फुल बैकवर्ड, बिल्कुल सही दीपा, ठीक है ना। कितना अच्छा लग रहा है ना अपना डेटा उल्टा। तो आप इस तरह से अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हो, कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग fseek, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है? एक बार बाकी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आ रही है ना? यश, एक बार अपना कनेक्शन चेक करो यार, हो सकता है आपकी साइड से ही प्रॉब्लम हो। आ रही है ना? ओके, ठीक है। तो देखो ये छोटा सा अपनी 4 लाइन है, किस तरह से अपने कोड को बिल्कुल रिवर्स कर, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो 1 मिनट के लिए मैं ये पूरा लूप हटा रहा हूं, और मैंने अभी आपको fseek के बारे में बताया। fseek क्या करता है, जो फाइल कर्सर है उसको पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे ले जाता है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं फाइल 0 सीक एंड, तो ये क्या करेगा, उसे लास्ट में ले जाएगा। सीक एंड का मतलब क्या होता है? लास्ट एंड ऑफ द फाइल, बिल्कुल लास्ट में ले जाएगा और 0 स्टेप फॉरवर्ड मूव करेगा, 0 स्टेप फॉरवर्ड। नवीन, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रिंट करा रहे हो, क्या नहीं करवा रहे हो। प्लस हर एक कंपाइलर की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। अपन को ये सोचना पड़ता है कि जो मैं प्रोग्राम बनाऊं ज्यादा से ज्यादा कंपाइलर्स पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। वैसे जो आपकी जो इशू है उससे अच्छे खासे चांसेस हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। विनोद, वो मैंने एक्चुअली एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर प्रिंट करवाया है, ठीक है, वो मैंने एक्चुअली प्रिंट करवाया इसलिए प्रिंट कर रहा है। अगर मैं नहीं प्रिंट कराऊंगा तो नहीं करेगा। जबकि स्टार्टिंग में जो अपन जो वैल्यू लेते हैं, चाहे कितना भी पीछे चले जाओ, स्टार्टिंग वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहती है, ठीक है। और स्टार्टिंग वैल्यू 0 पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ये रहा मेरा कर्सर, इस समय 0 पे देखो ब्लिंक कर रहा है, तो अब जो प्रिंट करेगा वो जो नेक्स्ट वैल्यू है उसी को ही तो प्रिंट करेगा। और लास्ट में जब मैं फाइल एंड में पहुंचता हूं तो कंपाइलर अपने आप ऑटोमेटिकली एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर डाल देता है, ताकि उसे पता चले कि फाइल एंड कहां हो रही है, जिसको मैं यूज करता हूं। दैट्स व्हाई। तो जैसा मैं कह रहा था, सीक एंड उसे 0 स्टेप लास्ट में ले गया, 0 स्टेप। पर अगर मैं यहाँ पे -1 करूं तो इसका मतलब ये है कि जो सीक उसे लास्ट में ले जाएगा और 1 स्टेप बैकवर्ड मूव करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लगाया है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो 2 स्टेप बैकवर्ड लास्ट से, 3 कर दूं तो 3 स्टेप बैकवर्ड। अब इसकी जगह 1 2 3 की जगह मैंने यहाँ पे आई लिख दिया और यहाँ पे लूप लगा दिया, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 563 और i प्लस, है ना। तो इससे ये होगा कि i की वैल्यू इससे रिप्लेस होती जाएगी और एक एक कैरेक्टर रिवर्स में प्रिंट होता जाएगा इस तरह से, ठीक है। बस यही मैंने बताया था। जस्ट अ मिनट चिराग। यस, मैंने ftl फंक्शन का यूज किया, इससे मुझे पता चला।
हाँ बिल्कुल सही नवप्रीत। क्योंकि देखो मैंने रिवर्स में यहाँ से 1 से स्टार्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूँ तो वो नल कैरेक्टर भी शो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ ईओएफ के पहले नल कैरेक्टर आ गया, ठीक है ना। पर नल कैरेक्टर टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसे क्यों दिखाऊं, इसलिए मैंने आई को कहां से शुरू किया है, 1। ठीक है। अब मुझे बताइए आपको एफ सीक समझ में आया अच्छी तरह से? किसी को कुछ और पूछना है एफ सीक के अंदर या एफ टेल के अंदर? बिल्कुल जयप्रकाश, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। किसको? ये आप करके देखो यश, क्या होता है, आप मुझे बताओ क्या होता है। थोड़ा आप प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि अगर मैं प्रिंटफ को ऊपर लिख दूंगा तो क्या होगा। 2 मिनट सोचो और मुझे बताओ। ठीक है, मैं बाकी स्टूडेंट से पूछूं? हाँ भाई, एफ सीक समझ में आया कि नहीं आया? एफ सीक क्लियर है सबको? इसकी मदद से आप कर्सर को किसी भी लोकेशन पे ले जा सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको एक प्रोग्राम शो करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे अपना वो बदलना पड़ेगा, मेरे पेन। अब थोड़ा है ना, चैट से थोड़ा दूर रहो, मैं भी दूर हो जा रहा हूं और आपको एक प्रोग्राम समझाना चाहता हूं। ये प्रोग्राम एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप एम्प्लॉयज का डेटा ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बेसिकली एक फुल फ्लेज्ड छोटा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको मैं इंस्पायर कर सकूं कि आप भी इस तरह से एक प्रोजेक्ट बनाओ। इसमें 2 ही फाइलें हैं, एक तो मेन है और एक एम्प्लॉय डेटा है। जो एम्प्लॉय डेटा है वो बाइनरी में स्टोर कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है, देखो ये इस प्रोग्राम में लगभग अपना सी प्रोग्रामिंग का 70% कंटेंट कवर हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन हैंडलिंग भी यूज की है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी यूज किया है, मैंने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग भी यूज की है, मैंने लूप्स भी यूज किए हैं, मैंने ऑलमोस्ट हर चीज यूज की है। तो 70% जो भी अपन ने पढ़ा है ना, वो एक सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है। और रियलिटी में भी ऐसा ही होगा। जो आप अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो ना, जब आप अपना प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो वो सारे टॉपिक्स मिलके एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस प्रोजेक्ट को कितना अच्छा बनाते हो। जितना अच्छा आप बनाओगे, इसका मतलब यह है कि उतने ही अच्छी तरह से आपको टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन है। तो और ज्यादा वेट करने से बेटर है कि मैं आपको इसको फुल स्क्रीन में आपको प्रोग्राम रन करके शो करूं। तो ये देखो, मैंने प्रोग्राम रन किया और ये मेरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। इसमें मैंने यूजर को 6 ऑप्शंस दिए हैं। सर्च कर सकता है वो रिकॉर्ड, एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स देख सकता है, नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है और एग्जिट। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह का डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, सारा डेटा फाइल में जा रहा है। तो इसका फायदा यह है कि जो मेरा डेटा मैंने पहले वर्क किया था जिस डेटा पे, वो डिलीट नहीं हुआ है, वो फाइल में पड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखने हैं तो मैं 2 प्रेस करूंगा और एंटर लगाऊंगा। तो जैसे ही मैं एंटर पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे ईएमपी डेटा में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप देखो यहाँ पे शो हो रही है, बिल्कुल फॉर्मेटेड तरह से, बिल्कुल रीडेबल। काफी सारे यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लगभग 23 एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सारा डेटा आपके सामने फाइल के अंदर ही है, ये प्रोग्राम के अंदर नहीं है। इसका फायदा है कि प्रोग्राम बंद भी हो गया तो भी मेरा डेटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1, तो वो अपन जनरली सर्च नेम से करते हैं। तो यहाँ मैंने fseek फंक्शन का बहुत यूज किया है। सबसे पहले मेरे को नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है राम, एक एम्प्लॉय है राम। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा वो बता देगा कि मेरे डेटा ये रहा। ओके, रिकॉर्ड नहीं है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ये देखो आ गया, शोइंग 2 एंट्रीज। अब मेरे
अपने जो डेटा है उसमें 2 बंदे हैं जिनका नाम राम है, आईडी दोनों की अलग अलग है मतलब, तो ये मेरे पास राम आ गया और उनकी सैलरी आ गई। 3 वैल्यूज लिए यहाँ पे मैंने, आईडी, नेम और सैलरी। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वापस अपनी पुरानी स्क्रीन पे आ जाऊंगा। मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 3। आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन होती है, मैंने वैल्यू नहीं दी है ताकि कोलिजन्स नहीं हो, और नेम में मैंने डाल दिया आर्य, सैलरी, एंटर। ठीक है, इससे ये हुआ कि मेरा रिकॉर्ड ऐड हो गया और एंटर प्रेस। मैं इसे वेरीफाई कर सकता हूं, जब मैं 2 प्रेस करूंगा तो ये देखो, ये मेरा लास्ट एंट्री 24 में आर्या आ गई। ठीक है बिल्कुल सही नवप्रीत, चलो मैं यही सर्च करता हूं। मेरे एक्चुअली ये जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में है इसमें, अरे यार इसमें तो बहुत सारे गुंडे हैं, ये 1 2 ये रहा। सैलरी भी अच्छी खासी है इनकी, डॉलर्स में है ये सैलरी। बिल्कुल जयप्रकाश, आईडी ऑटोमेटिकली असाइन होती है। इसमें मैंने क्या किया है, एक अरे ले लिया, अरे में मैंने काउंटिंग रख दिया, और जैसे भी नया वैल्यू आती है उस अरे की वैल्यू रिट्रीव होती है और उसको असाइन हो जाती है, और उस पुरानी वाली अरे में से डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे कर सकते हो, मेरे पास एक अरे है जिसमें नंबर है 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से कोई वैल्यू ले ली 2, है ना, और इसको मैंने असाइन कर दी किसी को, तो मैं इस 2 को फिर इस अरे से डिलीट कर दूंगा। तो अगली बार जो कोई वैल्यू असाइन होगी वो इन्हीं में से होगी। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो या फिर रैंडम वैल्यू असाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगेन कमिंग बैक, यहाँ पे 24th वैल्यू मेरी आ गई है, मैंने की प्रेस की, मैं बाहर आ गया। मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, लेट्स से 3। अब ओके, मैंने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर दिया है, सो आई विल टाइप, एक और रिकॉर्ड हो गया 4। अब यहाँ पे मुझसे वो आईडी मांग रहा है, तो इसके लिए सिंस मैं डेटा रिकॉर्ड मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे आईडी बताना जरूरी है, बिकॉज अगर मैं नेम बताता हूं तो एक से ज्यादा लोगों का नाम सेम हो सकता है। तो मैंने आईडी डाल दिया, लेट्स से 20, तो ये मुझे 20 का इंफॉर्मेशन दे देगा। देखो 20 है, उसमें एक बंदा है आर्या, उसकी सैलरी इतनी है। अब मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, सैलरी या नेम चेंज कर सकता हूँ, मैं आईडी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि आईडी कंपनी असाइंड होती है। तो जैसे मान लो मुझे उसकी सैलरी चेंज करनी है तो एस प्रेस करूंगा मैं, एंटर, न्यू सैलरी 765, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। ठीक है, सैलरी 4566 से क्या हो गई 765, और एंटर। मैं इसको चेक करता हूं और हो गया। अब यहां भी मैंने एक्सटेंसिवली यूज किया है एफसी का, तो देखो आर्या की सैलरी चेंज हो गई। ठीक है ना, आर्या की सैलरी असाइन। अगर आईडी मैच नहीं हुआ, जैसे कि आप यहां देखो 4 और मैंने आईडी डाल दिया 899 जो कि है ही नहीं, तो ये बता देगा कि आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल शो एम्प्लॉइज में मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो मुझे इसका आईडी पता होना चाहिए। नाम बताऊंगा तो एक से ज्यादा वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी। तो आईडी है इसका 69, एंटर प्रेस करता हूं और 5, एंटर आईडी ऑफ एम्प्लॉय, तो मैंने प्रेस किया 69, वो मुझे कंफर्मेशन देगा फॉलोइंग एंट्री विल बी डिलीटेड, ये वाली, और डिलीट। ठीक है, एक साथ मल्टीपल एंट्रीज आ रही है मेरी यहाँ पे, तो ये भी डिलीट हो गई और मेरा डेटा अब साफ हो गया और मेरे पास एंट्रीज कम हो गई, 23 हो गई। ठीक है ना, तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम है जो मैंने आपको शो करने के लिए बताया था कि आप, ये पूरा प्रोग्राम सी के अंदर बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह का ग्राफिक्स नहीं है, पर हाँ ये काम कर रहा है। आप लिटरली इसमें कई सारे रिकॉर्ड्स स्टोर करके इस पे वर्क कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप ये प्रोग्राम बनाने में, आपको पता है मुझे अराउंड 3 आवर्स लगे थे, 3 to 3.5 आवर्स। बट आपको पता है मेरा ज्यादा टाइम किसमें वेस्ट हुआ, प्रोग्राम बनाने में इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मुझे इस प्रोग्राम को थोड़ा इडियट प्रूफ बनाने में टाइम बहुत वेस्ट हुआ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 6, जो सामने वाला यूजर है ना, आप उसको हमेशा ये मानो कि वो, उसकी नॉलेज बिल्कुल मिनिमल है, 0 है। अब मैंने यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए हैं, वो तो कहेगा लो सर मैं तो 90 दबाऊंगा,
तो मैंने उसको बताया, इससे मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, क्रैश होने के चांसेस कम हो, इसलिए मैंने हैंडल किया है इसको कि 90 प्रेस करा तो मैंने इनवैलिड इनपुट, फिर से रीड करेगा। फिर मैंने उससे कहा ऑप्शन दो, और वो कहेगा मैं एक काम करता हूँ, नंबर की जगह मैं तो वर्ड लिख लेता हूँ कि आई एम किंग, आई एम किंग ऐसे, और एंटर प्रेस किया तो मैंने उसको एक और मैसेज दे दिया, नंबर एक्सपेक्टेड एंटर अगेन, तो ये एंटर। इसी तरह से मैंने हर सिचुएशन को एनालाइज किया है कि कहां पे किस तरह की आप फॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, और वो यहाँ पे इसके अंदर मैंने कोड किया। तो इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम आप भी बनाओ, पर स्लोली। मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा इस तरह के प्रोग्राम को बनाने में, और देखते हैं आप कहां तक प्रोग्रेस करते हो। नवीन, आप पूछ रहे हो कि डिलीट कैसे करते हैं रिकॉर्ड, तो डिलीट करना थोड़ा टेढ़ी चीज है। इसमें मैं क्या करता हूं, सिंस मेरा डेटा बाइनरी फॉर्मेट में है, तो मैंने क्या किया है, जो भी मुझे डेटा डिलीट करना है ना, मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं, ठीक है, और उसमें अपने पुरानी फाइल का सारा डेटा कॉपी कर देता हूं, उस डेटा को छोड़ के जो मुझे डिलीट करना है। समझे आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल में पड़ा है 1 2 3 4 5, और मुझे यहाँ पे 4 डिलीट करना है, तो मैं पता है क्या करता हूँ, सिंपल सर्च, जैसे मैंने फर्स्ट वाले में सर्च किया था ना, सर्च करता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 और 5 को कॉपी करके नई फाइल में ले जाता हूँ। इससे मेरा 4 इसमें आया नहीं है ना, और इस फाइल को, पुरानी फाइल को मैं डिलीट करके इस फाइल को उससे रिप्लेस कर देता हूं। तो आपको लगता है कि मेरा एक्चुअली रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा डेटा जो है वो सारा डेटा एक फाइल में कॉपी हो रहा है, अब सिर्फ उस डेटा को छोड़ के जो कि मुझे डिलीट करना है। ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं आपको इस प्रोजेक्ट में, अपन स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। मैं स्लोली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या करना है। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्टूडेंट एमजीएमटी सिस्टम which is used to which inputs student data and prints them, ठीक है ना। क्या करता है ये, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि स्टूडेंट का डेटा इनपुट ले रहा है। बस स्लोली काम करेंगे अपन, स्टूडेंट का डेटा इनपुट ले रहा है और प्रिंट कर रहा है उसे, और कुछ नहीं। मतलब कि ये 6 ऑप्शन नहीं हो रहे हैं इसमें, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो ऐड रिकॉर्ड और एक शो रिकॉर्ड। ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन बनाओ और मेरे साथ ये प्रोग्राम शेयर करो, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा। अगर इसमें कोई डाउट आता है, आपसे ये नहीं बन पाता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नवीन, मैं बताता हूं, देखो यहां पे, यहीं पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस आ जाता है। मैंने इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज की है, stdlib, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। और लिनक्स के अंदर अगर मुझे अपना कमांड टर्मिनल क्लियर करना है, तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन होता है सिस्टम क्लियर। आपको पता होगा कि अगर आप टर्बो सी यूज करते हो ना, तो टर्बो सी में आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, conio.h, जो कि यहां पे मैं यूज नहीं कर सकता। और इस हेडर फाइल के अंदर एक फंक्शन होता है clr.scr। इस हेडर फाइल के अंदर एक फंक्शन होता है क्लियर स्क्रीन, clr.scr। ये भी क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। तो अब सिंस मेरे पास ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जो लिनक्स में जो अवेलेबल है उसको यूज किया है, और वो है सिस्टम क्लियर। कई जगह इस क्लियर की जगह cls लिखा होता है, ठीक है ना। आप इस पे अभी ध्यान मत दो, ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ना, ये आपके प्रोग्राम की सुंदरता बढ़ाती है। इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा।
आप इस समय प्रोग्राम के जो कोर कोड है ना उस पर वर्क करो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैंने 3.5 घंटे इस प्रोग्राम को बनाया है तो मुझे 1.5 घंटा लगभग प्रोग्राम बनाने में लगा है, बाकी सारा टाइम मुझे इसको सुंदर बनाने में और क्रैश प्रूफ बनाने में लगा। तो पहले आप प्रोग्राम तो बनाओ, फिर अपन उसको जो बाकी चीजें हैं वो इंक्लूड करेंगे। नैतिक, अगर आप अपनी खुद की हेडर फाइल बनाते हो तो आपको डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उसी डायरेक्टरी में सर्च करता है जिस डायरेक्टरी में आपकी हेडर फाइल है। मतलब आप इसमें पाथ दे सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं फारूक, लिख सकते हैं, पर आपको यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी हेडर फाइल डी ड्राइव में पड़ी है और आपका प्रोग्राम सी ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा मुझे बताओ, आपको छोटा सा प्रोग्राम ही अपना। सिक्स प्रेस करने पे एग्जिट हो जाएगा, अच्छा है ना। वैसे ये बताऊं, एज अ CS स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आफ्टर लर्निंग दिस आपको ये प्रोग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अपन इसको सब मिलके बनाएंगे। आप लोग स्टार्ट करो इसे बनाना। मैंने आपको क्या टास्क दिया है? मैंने आपको टास्क दिया है कि एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ जिसमें आप एक नया स्टूडेंट का डेटा फाइल में स्टोर कर सको और उसे शो कर सको वो सारा डेटा, ठीक है। आप बाइनरी फाइल यूज कर सकते हो, आप टेक्स्ट फाइल यूज कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। नवीन, खूब सारे टैब और स्पेसेस, ठीक है ना। ये जो प्रोग्राम है आप पूछ रहे हो, तो इस प्रोग्राम में बहुत सारी लाइंस हैं। ये प्रोग्राम में टोटल देखो अपने पास है 262 लाइंस, 262 लाइंस ऑफ कोड है जो कि आपके इस पूरे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल कर रहा है। 200 लाइन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ बिल्कुल नवप्रीत, रैंडम नंबर के लिए एक फंक्शन होता है और इसके लिए आपको सीड वगैरह सेट करने होते हैं। मैंने कहा ना, ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कोर फंक्शनैलिटी तो लेके आओ, आप डेटा ऐड करो और शो करो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन कि मैंने उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स किए थे। ये प्रोग्राम हम एक दिन के अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही नैतिक, एक सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी किसी चीज पे भी डिपेंड करती है। ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैंने 262 में फिनिश किया है। आप इसमें 1000 लाइंस ऑफ कोड करके इसको और ज्यादा बेटर बनाओ, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है। लेट्स सी हाउ गुड ऑफ अ प्रोग्रामर यू ऑल आर। तो इस जो आपका टास्क मैंने दिया है, प्लीज इसे कंप्लीट कीजिएगा। क्या करना है फिर से बताऊं क्या? यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एंड प्रिंट स्टूडेंट डेटा, बस इन फाइल, ठीक है। आपको यहाँ पे, ये आपके ऊपर है चिराग, आपके ऊपर है। आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें स्टेप्स बता देता हूं आपको। क्रिएट अ स्ट्रक्चर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट में इनपुट स्टूडेंट डेटा और थर्ड है क्रिएट फाइल एंड कॉपी डेटा टू एंड कॉपी स्टूडेंट डेटा टू फाइल। ये 3 स्टेप्स आप करो बस। इसके अंदर स्टूडेंट के अंदर आप उसका नेम ले सकते हो, उसका रोल नंबर ले सकते हो और उसकी फाइनल परसेंटेज। पर अगेन ये आपके ऊपर है कि आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें चाहते हो। पहले प्रोग्राम बनाओ, फिर उसमें